जिसका नाम है संप्रेषण कौशल, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन आने की गुंजाइश रहती है या फिर भरपूर गुंजाइश रहती है, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में आया है तो इस परीक्षा में भी क्वेश्चन आएगा। इस टॉपिक का जैसा कि नाम है संप्रेषण कौशल, तो देखिए संप्रेषण कौशल का मतलब क्या है। इससे पहले अपन लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो कहा जाता है कि जिस तरह से आप बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन, अर्थात आप सतत रूप से निरंतर रूप से वर्ष पर्यंत आप बच्चे का जिस तरह से मूल्यांकन कर रहे हो, अर्थात बच्चे का आप शैक्षिक प्लस अशैक्षिक रूप से जिस तरह से आप बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हो, उस मूल्यांकन के अंदर शिक्षक और बच्चे का किस तरह से कम्युनिकेशन होना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य कि बच्चा या फिर शिक्षक अपने जो विचार जो अपने काम जो अपने कार्य जिस तरह से अपने मानसिक स्तर अपने मानसिक समीक्षा से बाहर निकाल रहा है, बाहर निकालने के बाद जिस तरह से बच्चे को प्रेस कर रहा है या फिर प्रेषित कर रहा है, उस प्रेषित करने के बाद उस बच्चे को उस शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, उस बच्चे के साथ तालमेल बैठना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से शिक्षक अपना विचारों का आदान प्रदान कर रहा है, आदान प्रदान करना ही नहीं बल्कि आदान प्रदान करने के पश्चात उस बच्चे को उसका अर्थ जानते हुए या उसकी भाषा जानते हुए भाषा के परिणाम स्वरूप बच्चा उसका पूर्ण रूपेण अर्थ समझे, उसे कहते हैं संप्रेषण कौशल। संप्रेषण का मतलब होता है किसी चीज़ का आदान प्रदान करना और कौशल का मतलब होता है स्किल। आप उस अपने शब्दों का आदान प्रदान किस स्किल के आधार पर कर रहे हो, क्योंकि हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की स्किल होती है। किसी की भाषा अच्छी होती है, किसी का बोलने का तरीका अच्छा होता है, किसी की वर्डिंग अच्छी होती है, या किसी का उच्चारण कौशल अच्छा होता है, या किसी का लेखन कौशल अच्छा होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आप अपने विचारों का जिस तरह से किसी बच्चे के प्रति या किसी शिक्षक अपने बच्चे के प्रति या विद्यालय के अंदर आप किसी भी अपना संप्रेषण कर रहे हो, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हो, उन आदान प्रदान करने के बाद उन विचारों का अर्थपूर्ण रूप से उसको समझाना बच्चों को, उसे कहते हैं संप्रेषण कौशल। और संप्रेषण कौशल को इंग्लिश में बोलता है कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन है जो आपके लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है किसी शब्द को सामान्य करना, अर्थात उसका कॉमन करना। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आप अपने कुछ भी भाषा या अपने कुछ वर्डिंग आप बच्चे को पेश कर रहे हो, अपने विचार आदान प्रदान कर रहे हो, आदान प्रदान करने के परिणाम स्वरूप आप बच्चे को उसका सामान्यीकरण करो। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जैसे मैंने कुछ भी शब्द बोला, मैंने बोला कम्युनिकेशन, तो बच्चे को मैं कम्युनिकेशन का सामान्यीकरण करूँ, अर्थात मैं बताऊँ कि बच्चों कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। कि बच्चों ऐसी बात है कि कम्युनिकेशन है जो आपका एक कम्युनिकेशन या फिर कहूँ आप कम्युनिस्ट जो आपका लैटिन भाषा का वर्ड है उससे बना, जिसका अर्थ होता है सामान्य करना। अर्थात किस चीज़ का अर्थ बताते हुए उस चीज़ का सामान्यकरण रूप से करना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। जैसे कि आप घर के बाहर आपके रेत का एक टीला है बड़ा सा, उस बड़े से टीले को मैंने क्या किया, इधर से भी रेत खिसका इस तरफ ले लिया, उधर से भी इस तरह से, उसको मैंने क्या सामान्य एक तरह का कर, मतलब एक तरह कर दिया था, धरातल पर एक ही तरह करना था, उसको सामान्यकरण कर दिया। तो कहने का तात्पर्य कि शिक्षक जब भी अपने विचार अपने कर्म के परिणाम स्वरूप जो भी अपने विचारों का आदान प्रदान बच्चे के साथ कर रहा है, उस आदान प्रदान करने के पश्चात बच्चा उसका सही रूप से अर्थपूर्ण उसको समझ ले, उसे कहते हैं विचारों का आदान प्रदान करना, उसका परिणाम स्वरूप उसे कहते हैं संप्रेषण कौशल। इस प्रकार से यह बात होती है संप्रेषण कौशल। ठीक है, आपका टॉपिक इसका नाम है संप्रेषण कौशल। अपन बात करते हैं कि हमारा संप्रेषण कौशल क्या क्या होता है, किस तरीके से हमारा संप्रेषण कौशल होता है। तो देखिए आपका संप्रेषण कौशल क्या होता है। संप्रेषण कौशल इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल। देखिए कम्युनिकेशन है जो आपके एक लैटिन वर्ड है, इस लैटिन वर्ड के कम्युनिस वर्ड से बना है और जिसका मतलब होता है सामान्य करना, किसी भी चीज़ को सामान्य करना, उस चीज़ का सामान्यकरण करना, वो आपका क्या है, वो आपका है कम्युनिकस। ठीक है, और संप्रेषण का मतलब होता है अपने विचारों का आदान प्रदान करना। क्या करना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना। किसके प्रति, शिक्षक अपने बच्चों के प्रति अपने जो भी विचार है या उस पाठ का जो भी अर्थ है, उसका मीनिंग है, उस अर्थ और मीनिंग का क्या करना बच्चों के सामने, उस बच्चों के सामने अपने विचारों का आदान प्रदान करने का, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा संप्रेषण। और आदान प्रदान करने की जो भी कला है, उस कला को क्या बोलेंगे, कौशल कला बोलेंगे। अतः शिक्षक अपने बच्चों के प्रति कुछ भी बोल रहा है, अपने कुछ भी विचार या अपनी कुछ भी बात या अपनी कुछ भी भावनाओं को अपने संवेगों के साथ अर्थपूर्ण तरीकों से बच्चे के साथ पहुंचाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं संप्रेषण। और जो संप्रेषण करने की जो शिक्षक की कला है, उसे बोलते हैं कौशल। और इस कौशल के दौरान बच्चों को अर्थपूर्ण रूप से बच्चों को परिभाषा समझ में आए, उसे बोलते हैं संप्रेषण कौशल। बात समझ में आ गई।
और आदान प्रदान करने के पश्चात बच्चों को उस भाषा उस बात का क्या है, अर्थपूर्ण रूपेण समझ आए। अर्थ क्या हो, अर्थपूर्ण रूपेण बच्चे को समझ में आए, और वो अर्थ आपको पूर्ण रूपेण बच्चे को समझ में आया, उस समझने की शक्ति को ही अपन क्या बोलते हैं, उसको संप्रेषण कौशल बोलते हैं। वापस बोल रहा हूँ, परिभाषा आप नहीं बोलोगे कि अपने या किसी व्यक्ति द्वारा अपने मन के विचार या अपनी बात या अपनी भावनाओं को किसी दूसरे के प्रति आदान प्रदान करना, और आदान प्रदान करने के पश्चात उसको बच्चा या शिक्षक या फिर बालक कोई भी दूसरा व्यक्ति उसको अर्थपूर्ण रूप से समझ सके, और समझने के पश्चात उसके साथ अपनी भाषा के साथ क्या कर सके, सामान्यीकरण कर सके, उसे क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं आपके संप्रेषण कौशल। ठीक है। लेकिन एक आपका मनोवैज्ञानिक हुआ था जिसका नाम था कित डेविस। क्या नाम था उस मनोवैज्ञानिक का? नाम था कित डेविस। क्या था? कित डेविस। ये कित डेविस क्या कहता है? कित डेविस कहता है कि किसी भी संदेश या सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंचाना ही क्या कहलाता है आपका, वो आपका संप्रेषण कहलाता है। कित डेविस कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने जो भी सूचनाएं हैं, क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति की कुछ भी सूचनाएं हैं या फिर कोई भी संदेश है, कोई भी क्या है आपका संदेश है, उस संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का जो माध्यम है, एक व्यक्ति से दूसरे माध्यम तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है आपका, वो आपका संप्रेषण कहलाता है। ये किसने कहा था? ये किट डेविस ने कहा था। क्या कहा था कि आपके पास जो भी सूचनाएं या संदेश है उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का जो भी माध्यम है या जो तक पहुंचाने की प्रक्रिया, उसे क्या कहते हैं? उसे संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, ये तो आपकी होती संप्रेषण की परिभाषा है। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है कि संप्रेषण का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो कई दफा यहाँ से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का उद्देश्य है या निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का उद्देश्य नहीं है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपका बिना समय खराब किए आपको फटाफट सिलेबस करवा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फालतू में किसी प्रकार की टोंके करें। आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, और एक मैं आपके अच्छे से वीडियो लेकर आऊँगा कि किस तरह से आपको 600 में से 500 प्लस नंबर लाने की आपको रणनीति अपनानी चाहिए, या किस तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट रीजनिंग के अंदर, हिंदी के अंदर, या फिर अपना जो शैक्षणिक अभिरुचि या फिर संस्कृत के अंदर या इंग्लिश के अंदर या जीके के अंदर किस तरह से आपको पेपर अटेंड करना, ताकि आप 600 में से 500 नंबर प्लस ला सके और आपको सभी को अपने घर के पास कॉलेज मिल सके। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसके लिए आप अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इतना दावा करता हूँ, जो आपको मैटर में पेश कर रहा हूँ, इस मैटर में से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बहुत ही शानदार मैटर आपको दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कि संप्रेषण का उद्देश्य क्या क्या। देखो पहला उद्देश्य क्या है, देखो अपन हेडिंग डालते हैं कि संप्रेषण का उद्देश्य। अगला आपका टॉपिक है कि संप्रेषण का उद्देश्य क्या है। संप्रेषण का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। देखो आपको पता है कि संप्रेषण का मतलब क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान करना। तो मैं कहूं किसी भी सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही क्या है, संप्रेषण का उद्देश्य है। क्या है? एक तो कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्या करना? सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही आपका क्या है, आदान प्रदान करना ही एक तो क्या इसका संप्रेषण का उद्देश्य है। ठीक है सर। दूसरा अपन उद्देश्य क्या मान सकते हैं कि किसी भी विचारों का स्पष्टीकरण करना ही क्या संप्रेषण का उद्देश्य है। दूसरा अपन क्या मानते हैं कि विचारों का स्पष्टीकरण करना। क्या करना? विचारों का स्पष्टीकरण करना। आपके जो भी विचार है उसको आप सही रूप से स्पष्ट कर सके, उसमें क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं संप्रेषण का उद्देश्य। और तीसरा है किसी भी विचार उच्चारण के फलस्वरूप या अपने संप्रेषण के फलस्वरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना। और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है किसका उद्देश्य है, संप्रेषण का उद्देश्य है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, उस समझने के फलस्वरूप आप अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन ला रहे हैं, वो किसका उद्देश्य है, वो उसका उद्देश्य है संप्रेषण का। और एक है कि आपने अपनी जो भी बात कही है उस बात को अपने अर्थपूर्ण रूप में, किस रूप में, अर्थपूर्ण रूप से किसी और के सामने पेश करना ही वो इसका क्या है, उद्देश्य है। ये आपके चार मोटे मोटे किसके उद्देश्य है, संप्रेषण के उद्देश्य। पहला क्या है कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना, अपने विचारों को स्पष्टीकरण रूप में बोलना, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, या अपनी बात को उद्देश्यपूर्ण या फिर अर्थपूर्ण तरीके से किसी के सामने पेश करना या किसी को समझाना, वो आपका क्या उद्देश्य का, या फिर कह सकता हूँ संप्रेषण का उद्देश्य है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कि संप्रेषण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। संप्रेषण की विशेषताएं देखिए, देखो आप छोटा सा टॉपिक है संप्रेषण, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 5 से 6, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। अगला आपका टॉपिक है कि संप्रेषण की विशेषताएं। संप्रेषण की विशेषताएं, देखो विशेषताएं का मतलब क्या हो, जैसे देखो अपन जैसे जाते हैं कि इस फलाकार की विशेषता क्या है। जैसे मैंने बोला इस कार के 4 टायर हैं, इसमें 6 एयरबैग है, कार में ऐसी चलती है, कार में सॉन्ग चलता है, उसकी विशेषताएं।
ठीक, उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य की कार है, उद्देश्य क्या है। एक तो सर समय क्या है, सर कार में हम 5 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, कार समय दूर जाने के लिए सर कम समय में लेके जा सकते हैं, हमारे समय का सदुपयोग करती है, उसको कार का उद्देश्य है। लेकिन विशेषता क्या कार की, सर कार के 4 टायर है, साइड में कांच है, इस साइड में भी कांच है, कार की राइट साइड में स्टीयरिंग है, इस तरफ गियर लगता है, उसमें सर एसी भी चलती है, सॉन्ग भी चलते हैं, इस प्रकार की कार की विशेषता। उसी प्रकार कह रहे हैं कि संप्रेषण की विदेशी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखो आप किसी के सामने अपना संप्रेषण कर रहे हो, इसका मतलब ये तो तय है कि जब भी आप संप्रेषण करो कुछ ना कुछ आप अपने उद्देश्य के साथ संप्रेषण कर रहे हो। अर्थात क्या है, संप्रेषण कैसी प्रक्रिया कि सर संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा क्या है कि सर संप्रेषण हम किसी के साथ कर रहे हैं, हम सर किसी के साथ वाद विवाद कर रहे हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो सही है कि सर हम पारस्परिक किसी से हम संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया आप किसी के सामने आप किसी व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट टीसी वगैरह कुछ भी आप डाल रहे हो, किसी प्रकार की इमोजी डाल रहे हो, ये तय है कि आप इमोजी भेज रहे हो किसी के सामने, आप हाथों हाथ किसी का रिप्लाई कर रहे हो, मतलब आप उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप संबंध बनाने की फिराक में हो। और इस तरह क्या बोलते हैं, पारस्परिक संबंध बनाने की प्रक्रिया। आप किसी से मीठा बोलते हो, हाँ जी नमस्कार जी कैसे हो, हाँ जी एक्सक्यूज मी, इस तरह के जो वर्ड यूज करते हो, इसका मतलब आप किसी के साथ पारस्परिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसकी फिराक में हो। तो कहने का तात्पर्य है कि संप्रेषण की दूसरी विशेषता क्या है, किसी के साथ पारस्परिक संबंध बनाने की, स्थापित करने की प्रक्रिया है। तो पहली विशेषता क्या है कि मैंने बोला एक तो आपकी उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, यह आपकी उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। पहली विशेषता क्या है कि संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है सर, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, मान लिया। दूसरी क्या है कि ये पारस्परिक संबंध बनाने की प्रक्रिया है, पारस्परिक संबंध बनाती है। क्या बनाती है, पारस्परिक संबंध बनाती है। ये तो तय है, आप बस में जा रहे हो, आपके पास में कोई बैठा या बैठी है, आपने मुझे अच्छे से बात की, आप कहाँ रहते हो, आप किसकी तैयारी करते हो, अच्छा मैं भी उसकी तैयारी करता हूँ, मैंने पिछली बार एग्जाम दिया था, मैं पीछे रह गया था या रह गई थी, इस तरह से आपने उसके साथ संप्रेषण किया। संप्रेषण करने के पश्चात आपने उसकी जो बात थी उसको अर्थपूर्ण तरीके में समझा, और समझने के बाद आपने उसको अपने जीवन के साथ क्या किया, सामान्यकरण किया। अगले को लगा अच्छा यार बच्चा बात समझता है, बच्चा कितना अंडरस्टैंडिंग है, बच्चा कितना भोला है। उससे उसके फलस्वरूप आपका क्या होगा, जितना ही आपका 4 घंटे का सफ़र बीता, उस सफ़र के बाद आपका क्या होगा, पारस्परिक संबंध बन जाएगा। आप कुछ ना कुछ पूछ लोगे, अच्छा आप कहाँ पे रहते हो, क्या करते हो, कैसे नहीं करते हो, इस तरह से क्या आपके पारस्परिक संबंध बनेगा। या फिर मैं कक्षा में जाके कुछ बोल रहा हूँ, उसके परिणाम से बच्चे कुछ समझ रहे हैं या मेरी बात को बच्चे अर्थपूर्ण समझ रहे हैं, तो गुरु और शिष्य के बीच में क्या बनेगा, आदर्श पारस्परिक संबंध बनेगा। तो कहने का तात्पर्य कि संप्रेषण के फलस्वरूप आपके बीच में क्या संबंध बनेगा और आप लोग संबंध बनाने की फिराक में हो। फिर तीसरा आपका क्या है, तीसरा है कि सर संप्रेषण है वो आपकी द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। कैसी ध्रुवीय है, द्विध्रुवीय। द्विध्रुवीय प्रक्रिया मतलब क्या होता है कि संप्रेषण में अकेला तो करूंगा नहीं भाई, मैं किसी के सामने अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा हूं, कोई तो मेरे सामने माध्यम होगा ना। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं किसके लिए बोल रहा हूं, ताकि आप मेरे लोग सुनो, तो मैं पहला माध्यम हूं, दूसरा माध्यम आप हो। कि संप्रेषण करने के लिए 2 पक्ष का होना जरूरी है। तो मैं संप्रेषण कर रहा हूं, आप सामने सुनने वाले, आप मेरे विचारों को ग्रहण करने वाले, आप उनको लिखने वाले या पढ़ने वाले। तो कहने का तात्पर्य कि संप्रेषण कैसा ध्रुवीय है कि संप्रेषण सर एक ध्रुव नहीं बल्कि 2 ध्रुव है। यहां से मैं बात बोल रहा हूं, यहां आप इस बात को रिसीव कर रहे हो। कहने का मतलब संप्रेषण करने वाला और संप्रेषण ग्राह्य करने वाला, 2 क्या है, संप्रेषण के 2 ध्रुव होते हैं। अर्थात संप्रेषण कैसी प्रक्रिया, 2 ध्रुवीय है। आप किसी चैट कर रहे हो, कोई तो सामने होगा ना, किसके कर रहे हो आप, तो कहने का मतलब संप्रेषण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। और फिर बात है कि संप्रेषण ऐसी प्रक्रिया जिसमें अपनी सामाजिक की भावनाएं जुड़ी होती है। संप्रेषण में क्या होता है, संप्रेषण में सामाजिक भावनाएं जुड़ी होती है। कैसी भावनाएं जुड़ी होती है कि सर संप्रेषण के साथ सामाजिक भावनाएं जुड़ी होती है। आप बस में बैठ के, आपके पास में कोई बुजुर्ग आदमी बैठ गया, तो आपसे वही बात करेगा ना, आप कहाँ के रहने वाले, आपके यदि आपके आसपास गाँव, अच्छा आपकी क्या जाति है, आपके फादर का क्या नाम है, फादर के फादर का क्या नाम, अर्थात वो समाज के विभिन्न बात, अच्छा आपके समाज में ये कुरीतियाँ है, ये अच्छाइयाँ है, तो उसमें सामाजिक भावनाएं जुड़ी होती है। और फिर बात आती है कि संप्रेषण सर गतिशील प्रक्रिया है। ऐसे नहीं संप्रेषण धीरे धीरे हो रहा है, संप्रेषण बहुत गतिशील प्रक्रिया है। आप किसी से बात करके अपने विचारों का आदान प्रदान करके आप बहुत बड़ा कॉन्टैक्ट कर लेते हो, बहुत आप गति कर लेते हो। आपके एक बोलने के तरीके से, आपके 10 मिनट बात करने के टॉकिंग सेंस से आपकी बहुत बड़ी आपकी पारस्परिक संबंध बन जाएगा और संबंध के फलस्वरूप आपकी गतिविधि प्रक्रिया बहुत बढ़ जाएगी। अर्थात संप्रेषण कैसी है कि सर संप्रेषण हमारी गतिशील प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है। इस तरह से ये आपके क्या हो गया, ये आपके संप्रेषण की क्या होगी, विशेषता होगी। फिर अगला आपका टॉपिक आता है कि संप्रेषण के पक्ष कौन कौन से है। देखिए संप्रेषण करने के लिए एक पक्ष तो होगा नहीं, सामने भी तो कोई होगा ना। आप अकेले किससे बात करेंगे,
आप अकेले बात कर ही नहीं पाएंगे ना। तो कहने का तात्पर्य है कि संप्रेषण के दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। और अपन बात करते हैं अपने शिक्षण के बारे में। तो शिक्षण कौन करवाता है? कि सर शिक्षण करवाने वाला तो हमारे होते हैं गुरुजी, शिक्षक है। और शिक्षण को ग्रहण करने वाला कौन होता है? कि सर वो हमारा छात्र होता है। कौन होता है? छात्र, या फिर मैं कहूँ बालक, और या फिर मैं कहूँ विद्यार्थी होता है। कौन होता है? विद्यार्थी। तो कहने का तात्पर्य कई बार क्वेश्चन आया कि संप्रेषण के कितने पक्ष होते हैं? तो संप्रेषण के दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष कौन सा है? शिक्षक, जो हमारे गुरुजी होते हैं। फिर दूसरा होता है गुरुजी किसको ज्ञान दे रहे? तो छात्र या बालक है, विद्यार्थी। अर्थात संप्रेषण के कितने पक्ष है? कि सर संप्रेषण के दो पक्ष है। गुरुजी को अपन क्या बोलेंगे? गुरुजी को बोलेंगे हम संप्रेषक। क्या बोलेंगे? संप्रेषक। संप्रेषक मतलब किसी भी चीज को प्रेषक करने वाला, भेजने वाला। तो कौन अपने विचारों को भेजेगा? गुरुजी भेजेगा। और किसको भेजेगा? बालक के पास भेजेगा। तो कहने का मतलब कि संप्रेषक है या फिर संदेश भेजने वाला कौन है? अपना शिक्षक है। कई बार क्वेश्चन आया कि संप्रेषण के पक्ष के अंदर, या कहता हूं संप्रेषण के पक्ष के अंदर संप्रेषक कौन होता है? तो संप्रेषक कौन होता है? अपना संप्रेषक शिक्षक होता है। या कई बार क्वेश्चन पूछता है कि संप्रेषक पक्ष के अंदर सूचना भेजने वाला कौन होता है? संदेश भेजने वाला कौन है? हमारे गुरुजी है। फिर होता है छात्र। और छात्र को अपन क्या बोलते हैं? छात्र को बोलते हैं हम ग्राही। क्या बोलते हैं हम बोलते हैं ग्राही। और यह बोलते हैं प्रेषिती। क्या बोलते हैं? प्रेषिती। और यह बोलते हैं सूचनाओं का ग्रहण करने वाला। यह संदेश भेजने वाला है। और यह होगा संदेश प्राप्त करने वाला। क्या होगा? संदेश प्राप्त करने वाला। यहाँ से एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ, मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आने की चांस रहते हैं। क्या क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण पक्ष का ग्राही है? तो ग्राही कौन है? छात्र होगा। और बोलने वाला, भेजने वाला, प्रेषक कौन हो सका? प्रेषक होगा। कौन? बोलने वाला, भेजने वाला, प्रेषक कौन है? शिक्षक है। और ग्रहण करने वाला, प्रेषित, संदेश प्राप्त करने वाला कौन है? छात्र है। ये आपके कौन सा? ये आपके संप्रेषण के पक्ष है। फिर बात आती है कि सर हमारे संप्रेषण की कौन कौन सी अवस्थाएं होती? कौन कौन सी अवस्थाएं होती? देखो फिर आपका टॉपिक आता है। देखो यहाँ इस टॉपिक में से 100% क्वेश्चन आने की चांस रहती है। इसको अच्छे से पढ़ लेना कि संप्रेषण के दो पक्ष, एक तो आपके गुरुजी जो भेजने वाले संप्रेषक, एक आपके छात्र किसी सूचना को ग्रहण करने वाला है, संदेश प्राप्त करने वाला। फिर आपका अगला टॉपिक क्या आता है कि सर संप्रेषण की कितनी अवस्थाएं होती है। सिर्फ आपको अवस्था याद रखनी है, कितने प्रकार की होती है, इनके अंदर क्या क्या होता है, कोई मतलब नहीं है। आपको इतना याद करना कि संप्रेषण की अवस्थाएं कितनी होती है। तो संप्रेषण की आपकी 3 अवस्थाएं होती है। कौन सी होती है? संप्रेषण की आपकी 3 अवस्थाएं होती है। कितनी होती है? 3 अवस्थाएं होती है। 3 कौन कौन सी? सिर्फ नाम याद कर लेना आप, तो इतनी बहुत है। देखो एक तो आपकी संप्रेषण भेजने से जो पहले की होती है, क्या होती है? इसको बोलते हैं संप्रेषण पूर्व अवस्था। क्या होती है? संप्रेषण पूर्व अवस्था। क्या होती है? संप्रेषण पूर्व अवस्था। एक आपकी होती है अंत संप्रेषण अवस्था। क्या होती है? अंत संप्रेषण अवस्था। और एक होती है पश्च या बाद की, मध्य की, उसको बोलते हैं पश्च संप्रेषण अवस्था। इस प्रकार से आपकी संप्रेषण की अवस्था होती है। इसके अंदर आपको सिर्फ एक चीज याद करनी है कि संप्रेषण की कितनी अवस्था? 3 अवस्था। कौन सी? संप्रेषण भेजने से पहले, संप्रेषण भेजने के दौरान, और संप्रेषण के बाद में होने वाली। अर्थात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दूसरी वाली, क्या? अंत संप्रेषण अवस्था। इसके अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा है। इस चीज को अंडरलाइन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, इस चीज को रट्टा मार लेना कि संप्रेषण, अंत संप्रेषण अवस्था के अंदर छात्र और शिक्षक क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। कौन रहते हैं? छात्र और शिक्षक दोनों क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। बस इतना ही याद करना। क्या याद करना? कई दफा क्वेश्चन पूछा है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। क्या पूछेंगे? क्या क्वेश्चन पूछते हैं यहां से कि संप्रेषण की कितनी अवस्था है? 3 अवस्था है। कौन सी? संप्रेषण भेजने से पहले की अवस्था, संप्रेषण भेजने के दौरान, और फिर आते संप्रेषण भेजने के बाद में, या पश्च या फिर अंत में। तो यहां से क्वेश्चन एक बार पूछा है कि संप्रेषण की किस अवस्था के अंदर छात्र व शिक्षक सक्रिय रहते हैं। यह आपके पीटीटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि संप्रेषण भेजने के दौरान किस अवस्था के अंदर छात्र व शिक्षक सक्रिय रहते हैं। किस अवस्था के रहते हैं? वो होती है आपकी अंत संप्रेषण अवस्था, या इसको बोलते हैं मध्य संप्रेषण अवस्था। अंत मतलब दोनों के बीच में आंतरिक क्रिया हो रही है। जब दोनों के बीच में आंतरिक क्रिया होगी, दोनों क्या रहेंगे? सक्रिय रहेंगे। ऐसे मान के चलो आप किसी चैट कर रहे हो, तो चैट में तब मजा आएगा जब सामने वाला भी इंटरेस्ट ले रहा हो, बरोबर आपको रिप्लाई आ रहे हो। जैसे ही मैसेज गया, डबल टिक हुए, सीन किया, हाथों रिप्लाई मिला, तब आपको अंदर से क्या होगा? आप एक्टिव रहेंगे। और जब सामने वाला टाइम पे रिप्लाई करेंगे, तो आप भी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे सब्जी बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब दोनों चीजें सक्रिय होगी, तब आपको अंदर से इंटरेस्ट आएगा। तो संप्रेषण कब होगा आपका? अच्छा, जब छात्र और शिक्षक दोनों क्या रहेंगे? सक्रिय रहेंगे। और कौन सी अवस्था में रहेंगे? अंत संप्रेषण अवस्था के अंदर, दूसरी अवस्था के अंदर।
ये एक बार क्वेश्चन आया, मैंने अच्छे से ढूंढा, मैंने ढूंढ के फिर इस चीज़ को निकाला। हालांकि कहीं मिलती नहीं किताबों के अंदर, कोई नहीं पढ़ाता है कि संप्रेषण कितनी अवस्था है, लेकिन मैं चीज़ देखी, मैंने प्रश्न को एनालिसिस किया, करने में मुझे पता चला कि संप्रेषण की 3 अवस्थाएं होती है। संप्रेषण पहले अवस्था, संप्रेषण के मध्य अवस्था और संप्रेषण की बाद अवस्था। एक बार क्वेश्चन पूछा कि संप्रेषण की किस अवस्था में छात्र और शिक्षक सक्रिय रहते हैं, किस में रहते हैं, संप्रेषण की मध्य अवस्था के अंदर। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कि संप्रेषण के प्रकार कितने हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, देखो मैं वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो आपके काम की चीज़ है, और यहाँ से क्वेश्चन आने की भरपूर गुंजाइश रहती है, और आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, जब पहले भी आए तो इस बार भी आएंगे क्वेश्चन भाई साहब। और मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन भी बता रहा हूँ ना, जैसे देखो मैंने इसमें क्वेश्चन बता दिया कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि संप्रेषण की कितनी अवस्था है, तो 3 अवस्था है। फिर पूछ लेगा किस अवस्था में छात्र और शिक्षक रहता है, तो बीच वाली अवस्था में, कौन सी, अंतर संप्रेषण अवस्था में। इसमें पूछ लेगा संप्रेषण कितने पक्ष है, तो 2 पक्ष, शिक्षक और छात्र। पूछ लेगा संप्रेषण की किस अवस्था के अंदर कौन व्यक्ति कौन होता है, संदेश भेजने वाला, तो कौन होगा, शिक्षक, और संदेश ग्रहण करने वाला छात्र। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर ये पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की विशेषता है। नहीं, आप ऐसे मत बोलना सर आप एमसीक्यूज नहीं दिए, एमसीक्यूज तो आपके साथ साथ में और क्या है, मैं बता रहा हूँ ना प्रीवियस क्वेश्चन में किस तरह के प्रश्न आए और आने की गुंजाइश रहती, इसको भी सही से ढोंग करना, क्या करना, नोटिस करना। फिर आप अगला टॉपिक क्या, संप्रेषण के प्रकार। कौन से प्रकार है, संप्रेषण के प्रकार। देखो संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं। एक ऐसा संप्रेषण जो प्रवाह के आधार पर होता है, किसके आधार पर होता है, आपके प्रवाह के आधार पर होता है। और एक संप्रेषण ऐसा जो आपके किसके माध्यम, या फिर मैं कहूं आपके माध्यम के आधार पर, किसके आधार पर, माध्यम के आधार पर। वापस देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संप्रेषण के प्रकार, इसे संप्रेषण के प्रकार 2। पहला कौन सा प्रकार, प्रवाह के आधार पर। दूसरा कौन सा है, माध्यम के आधार पर। देखो प्रवाह का मतलब क्या होता है, प्रवाह का मतलब किस चीज का बहना, किस चीज का चलना एक रूप से। या तो प्रवाह आप कैसा होगा, स्थिर होगा, समस्तरीय होगा, आप प्रवाह किसी के साथ एक दूसरे से करो, या प्रवाह आपका ऊपर से नीचे होगा, या फिर नीचे से ऊपर होगा, या तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, या एक समान। 3 प्रकार का प्रवाह हो सकता है। तो कहना है मतलब संप्रेषण आप 3 प्रकार से, कैसे कि बड़े आदमी या फिर बड़ा आदमी किसी, ऐसे बड़ा आदमी किसी छोटे को कह सकता है, एक तो संप्रेषण। या फिर पिता अपने बच्चे को कह रहा है, वो कौन सा संप्रेषण है, ऊपर से नीचे की ओर। या फिर बेटा अपने पिता से कह रहा है, या फिर बालक गुरु से किसे कह रहा है, गुरु से कह रहा है, क्या कह रहा है, नीचे से ऊपर की ओर। या फिर 2 बालक आपस में बात करे, या 2 गुरुजी आपस में बात, उसको क्या बोलते हैं, समस्तरीय। तो प्रवाह कितने प्रकार का, प्रवाह आपके 3 प्रकार, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला कौन सा प्रकार का, अधोगामी। कौन सा है, अधोगामी। अधोगामी में होता है ऊपर से नीचे की ओर। कौन सा होता है, ऊपर से नीचे की ओर। और ऊपर से नीचे कैसे हो सकता है कि शिक्षक कोई भी बात किसको दे रहा है, अपने छात्र को दे रहा है, तो शिक्षक से छात्र की ओर, किसकी ओर, शिक्षक से छात्र की ओर। ठीक है। फिर दूसरा आपका होता है ऊर्ध्वगामी। कौन सा होता है, ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी में क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर। कैसे होता है, नीचे से ऊपर की ओर। संप्रेषण कैसे, जैसे विद्यालय के अंदर छात्र है, छात्र अपनी बात किसको कहेगा, गुरुजी कहेगा, तो छात्र छोटा है, गुरुजी बड़े हैं, अर्थात छात्र से शिक्षक की ओर, छात्र से शिक्षक की ओर। वो कौन सा आपका, वो आपका ऊर्ध्वगामी है। या इसके अंदर दूसरा भी एग्जाम्पल हो सकता है, क्या, पापा से बेटे की ओर, बेटे से पापा की ओर, दूसरे में। और तीसरा आपका आता है समस्तरीय। क्या होता है, समस्तरीय संप्रेषण। और इसके अंदर क्या होता है, समस्तरीय संप्रेषण के अंदर दोनों में बराबर होता है। क्या होता है, बराबर संप्रेषण होता है। कैसा होता है, बराबर। बराबर का मतलब क्या होता है कि छात्र छात्र के मध्य हो जाएगा, किसके मध्य, छात्र छात्र के मध्य। या फिर पिता पिता के मध्य, किसी 2 बड़े समान लिंग, समान व्यक्ति के बराबर। इस तरह से आपको कौन सा, प्रवाह के आधार पर। फिर दूसरा होता है आपका माध्यम के आधार पर। और माध्यम के आधार पर भी कौन सा, 2 प्रकार का। एक आपका होता है शाब्दिक। कौन सा होता है, शाब्दिक प्रकार का। और एक आपका होता है अशाब्दिक प्रकार का। कौन सा, अशाब्दिक। और इसी को मैं दूसरा नाम देता हूं सांकेतिक प्रकार का। कौन सा, सांकेतिक प्रकार का। इस प्रकार से आपके 2 प्रकार का हो गया। कितने प्रकार का हो गया, 2। देखो एक तो हो गया शाब्दिक प्रकार का, और एक आपका हो गया कौन सा, अशाब्दिक प्रकार का। आप शाब्दिक मतलब क्या होता है, शब्दों को, या तो आप शब्दों को मौखिक रूप से बोल सकते हो, क्या कर सकते हो, या तो आप मौखिक रूप से बोल सकते हो, या फिर आप उसको लिखित रूप से लिख सकते हो। तो कहने का मतलब आप किसी भी शब्दों को या शाब्दिक को क्या कर सकते हो, मौखिक रूप से बोल सकते हो, लिखित रूप से लिख सकते हो। माध्यम कितने प्रकार का, शाब्दिक और अशाब्दिक 2 प्रकार का। शाब्दिक भी कितने प्रकार, 2 प्रकार, मौखिक और लिखित। फिर आता है कि सर हमारा अशाब्दिक। अशाब्दिक आपका 3 प्रकार से होता है। कैसे होता है, 3 प्रकार से। आप संकेत देखो किसी व्यक्ति को तो आंख द्वारा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आंख द्वारा, इसको मैं बोलता हूं चक्षु द्वारा। या आप किसी को मुंह से कर सकते हो,
इसको मैं बोलता हूँ वाणी द्वारा। और या आप किसी को स्पर्श कर सकते हो अपने हाथों से, क्या कर सकते हो, स्पर्श कर सकते हो। इस तरह से आपका संकेत भी कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। इस तरह से ये आपका होता है संप्रेषण के प्रकार। देखो संप्रेषण के प्रकार 2 प्रकार के, कौन सा, एक तो होता है किसके आधार पर, प्रवाह के आधार पर। ये कितने प्रकार, 3 प्रकार। कैसे, छात्र, या कह सकता हूँ ऊपर से नीचे की ओर, इसको बोलते हैं अधोगामी। मतलब शिक्षक अपने किसको देगा, छात्र को देगा। फिर क्या आता है कि छात्र शिक्षक को बोला ऊर्ध्वगामी। फिर आता है समस्त्रीय, दोनों छात्र छात्र के बीच में बात होगी, दोनों की बराबर बात होगी। फिर होता है सर माध्यम के आधार। माध्यम कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला कौन सा, शाब्दिक। शाब्दिक भी कैसा सर, मौखिक और लिखित। फिर आता है अशाब्दिक संकेत, कैसा, आंख द्वारा। जैसे आप किसी को आंख से इशारा करते हो ना, ऐसे ऐसे करते हो, या फिर करते हैं, यूँ करते हैं, तो आंख द्वारा संकेत करना। फिर दूसरा होता है मुंह द्वारा। कैसे करता है, कोई बोलता है कैसे, अपन कहते हैं हम्म इस तरह से इशारा करना, वो क्या, मुंह द्वारा। फिर होता है स्पर्श द्वारा, आपने किसी का हाथ डाल दिया, किसी कैसे कर दिया, अपने स्पर्श करना, ऐसे हाथ को फैलाना, वो कौन सा आपका हाथ द्वारा संकेत है। इस तरह से आपके संप्रेषण के 2 प्रकार, प्रवाह के आधार पर 3 प्रकार के, माध्यम के आधार पर 2 प्रकार के, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक भी 2 प्रकार के, अशाब्दिक 3 प्रकार के। ठीक है, अगला आपका टॉपिक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक बार क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से, या फिर ऐसे कहता है सबसे जटिल प्रकार का माध्यम कौन सा है, या फिर पूछा सबसे जटिल संप्रेषण का माध्यम कौन सा। क्या क्वेश्चन आया था कि सबसे जटिल संप्रेषण का माध्यम कौन सा है, सांकेतिक है। कौन सा है, अशाब्दिक या फिर सांकेतिक। इसको स्टार कर लेना। सबसे जटिल क्वेश्चन पूछ लेगा, संप्रेषण का सबसे जटिल माध्यम कौन सा है। क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, क्वेश्चन पूछेगा भी। क्या पूछेगा कि संप्रेषण का सबसे जटिल माध्यम कौन सा है, तो सबसे जटिल माध्यम कौन सा, आपका सांकेतिक। फिर क्वेश्चन एक पूछा है कि संप्रेषण का सबसे सरल कौन सा है, सबसे सरल शाब्दिक है। कौन सा है, संप्रेषण का। तो पूछे संप्रेषण का सबसे सरल माध्यम, सबसे सरल माध्यम तो आपका कौन सा है, वो तो आपका शाब्दिक है। और पूछ ले संप्रेषण का सबसे कठिन माध्यम कौन सा है, वो आपका अशाब्दिक है। कौन सा है, अशाब्दिक है। संप्रेषण के प्रकार को अच्छे से याद कर लेना, संप्रेषण की अवस्था याद कर लेना, संप्रेषण के पक्ष याद कर लेना, और संप्रेषण की विशेषता याद कर लेनी। मैं फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा संप्रेषण की किस अवस्था में छात्र व शिक्षक सक्रिय रहते हैं, तो किस में रहते हैं, अंत्य संप्रेषण अवस्था में। क्वेश्चन आएगा संप्रेषण का कौन सा माध्यम सबसे कठोर है, तो कौन सा है, सांकेतिक या जटिल है। या क्वेश्चन आएगा संप्रेषण का सबसे कौन सा माध्यम सरल है, तो कौन सा है, शाब्दिक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है संप्रेषण की बाधाएं। क्या आते हैं, संप्रेषण की बाधाएं। तो देखिए आपका टॉपिक है संप्रेषण की बाधाएं। कि आप किसी के साथ संप्रेषण कर रहे हो, आप किसी के साथ बात बढ़ाने की बात कर रहे हो, आप बात बढ़ाने की फिराक में हो, किसी को अपने पक्ष करने के फिराक में हो, उस समय आपकी कौन कौन सी बाधाएं आएगी या कौन कौन सी कठिनाइयाँ आएगी। तो संप्रेषण की कौन कौन सी बाधाएं हैं या फिर कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं, तो फटाफट इसको देख लो एक बार, और इसको भी याद कर लेना साथ साथ में भाई साहब। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेंगे आपके, और क्यों नहीं पूछेंगे, 100% पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे ना। पहली आपकी बाधा आती है जिसका नाम है वैयक्तिक बाधाएं। कौन सी आती है, वैयक्तिक बाधाएं। देखो इसके अंदर क्या होता है, देखो वैयक्तिक बाधा के अंदर कि आप किसी के सामने संप्रेषण कर रहे हो। व्यक्ति मतलब व्यक्ति खुद, जैसे क्या करो, आप किसी के सामने हकला रहे हो, कह सकते हैं हकलाना, या फिर आप क्या, तुतलाना, या फिर मैं कह सकता हूं क्या, आप किसी के सामने अस्पष्ट बोल रहे हो, अपने उच्चारण का सही नहीं कर रहे हो, उच्चारण करना, उच्चारण सही नहीं, या फिर अस्पष्ट रूप से बोलना, आपकी बोलने की भाषा सही नहीं है, अस्पष्ट रूप से बोलना। और कौन सा हो सकता है इसके अंदर, वो मैं कह सकता हूँ जो भी भाषा संबंधी आपका विकार है, आपकी खुद की भाषा भी तो होती है, आपकी मातृभाषा, या आपने पढ़ाई कौन सी भाषा में की, उस संबंधी आपका जो भी विकार है वो आपका कौन सा है, वो आपका व्यक्तिगत बाधाएं हैं। आप हकला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तुतला रहे हैं, आपका उच्चारण सही नहीं है, स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, आपकी भाषा संबंधी, वो आपका कौन सा है, वो आपका व्यक्तिगत बाधा है। कौन सी, व्यक्ति। दूसरी आपकी आती है कौन सी, वातावरण या फिर भौतिक के रूप में बाधा है। कौन सी है, वातावरण या फिर भौतिक बाधा है। कौन सी, वातावरण की या फिर आपकी भौतिक बाधाएं। कौन सी बाधाएं हैं, भौतिक बाधाएं। इसमें क्या हो सकती है, देखो वातावरण की आपकी कौन कौन सी समस्या है, उसे आप संप्रेषण दौरान आप कहीं ऊंचे बैठे हो, बहुत ऊंचे बैठे हो, आपकी ऊंचाई ज़्यादा है, उसके कारण आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। आप घर के ऊपर खड़े हो, नीचे कोई खड़ा है, आप कैसे बोलोगे, आपकी ऊंचाई ज़्यादा, आपकी उसमें संप्रेषण में क्या आएगी, बाधा आएगी। या तो आपकी क्या है, ऊंचाई ज़्यादा है, उस ऊंचाई के कारण आपकी आवाज़ नहीं आ रही है,
या आप किसी से दूर बैठे हो, आप खेत में खड़े हो, घर पे किसी को आवाज़ दे रहे हो, अरे चाय लेके आना, पान लेके आना, लेकिन किसी को आवाज़ नहीं आएगी। या फिर आपका क्या हो रहा है, आपका ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। क्या हो रहा है? ध्वनि प्रदूषण। या फिर इसको मैं कहूँ आपके कहीं मोहल्ले में क्या चल रहा है, आपका लाउड स्पीकर चल रहा है। क्या चल रहा है? लाउड स्पीकर। उसके कारण आप अपनी एक व्यक्ति अपना बात किसी दूसरे व्यक्ति को बात नहीं कह पाता। और या फिर कहता हूँ आपका जो वातावरण है, वातावरण का अवस्थ होना। कैसा होना? वातावरण का व्यवस्थित नहीं होना, वातावरण का ठीक नहीं होना। वातावरण में आंधी तूफान का कुछ भी आ रहा है, इतना जोर जोर से बरस रहा है, आपको एक की आवाज़ आपको दूसरे की आवाज़ आ नहीं रही है। एक बार किसी ने पूछा हुआ है कि ध्वनि प्रदूषण का होना संप्रेषण की कौन सी बाधा है। मैं आपको 7 क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, ऐसे मत को ना एमसीक्यू में 7 एमसीक्यू बता रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया कि ध्वनि प्रदूषण का होना निम्नलिखित में से संप्रेषण की कौन सी बाधा है। ध्वनि प्रदूषण का होना निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की बाधा है? तो कौन सी आपकी वातावरण संबंधी या फिर भौतिक संबंधी है। अच्छे से रट लेना, अच्छे से याद कर लेना कि व्यक्तिक बाधा में क्या होती है, वातावरण में क्या होगा, मनोवैज्ञानिक में क्या होगा, माध्यम में क्या होगा, या पृष्ठभूमि में क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आपके इस ऑप्शन में डाल के लेके आ रहा हूँ। आपके जो जो संप्रेषण में क्वेश्चन आए ना, आज तक जो जो क्वेश्चन आए, मैं सारे क्वेश्चन इसमें मैंने शामिल कर लिया आपके चैप्टर के अंदर, ताकि आपको वापस से प्रीवियस क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। अपन देखेंगे सिर्फ अपने यूट्यूब लाइव क्लास के अंदर, सारे अपन करेंगे। फिर मैं कहूँगा मैंने उस चैप्टर में आप उस लाइन में ये पढ़ाया था। और एक बार क्वेश्चन आया क्या कि ध्वनि प्रदूषण का होना संप्रेषण की कौन सी बाधा है। तो संप्रेषण कौन सी बाधा है? आपकी वातावरण संबंधी बाधा है। कौन सी है? वातावरण संबंधी। और तीसरी आपकी आती है माध्यम संबंधी। क्या आती है? माध्यम संबंधी बाधा। माध्यम मतलब आप अपनी एक बात को या अपने विचार को, अपने मैसेज को एक से दूसरे इंसान के पास भेज रहे हो, तो आप जिस भी चीज़ का प्रयोग कर रहे हो, आप जिस भी यंत्र का प्रयोग कर रहे हो, किसका प्रयोग कर रहे हो, आप जिस भी यंत्र का प्रयोग कर रहे हो, वो आपका यंत्र आपका ठीक है या फिर नहीं है। आपका मोबाइल फ़ोन, जैसे कि मैं मेरे मोबाइल से चैट से या फिर मैं मेरे मोबाइल से किसी से बात कर रहा हूँ, हेलो हाय कैसे हो, क्या कर रहे हो। जैसे ही मैंने उसको मैसेज बोला, लेकिन मेरे मोबाइल का स्पीकर खराब है या मेरा माइक खराब है, तो अगले के पास आवाज़ जाएगी नहीं। अर्थात आपके माध्यम, आप कौन से माध्यम के जरिए आप अपने संप्रेषण एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज रहे हो, उस समय आपकी कौन कौन सी बाधा हो सकती है कि सर हम जिसमें यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं वो यंत्र हमारा खराब है। या मैंने किसी क्या लिखा, मैंने एक अच्छे से अक्षरों में क्या लिखा, बढ़िया लाल पेन से, बढ़िया आसमानी पेन से क्या लिखा, मैंने लिखा लेटर लिखे। मैंने क्या डाला, लेटर बॉक्स में डाल दिया। लेकिन ऐसा हुआ कि लेटर बॉक्स वाले ने कभी लेटर खोला ही नहीं, पोस्ट ऑफिस कभी गया ही नहीं। वो मेरा क्या संप्रेषण का माध्यम किया, मैंने जिस यंत्र का प्रयोग किया मैंने, या जिस माध्यम का प्रयोग किया, वो मेरा माध्यम खराब हो गया। अर्थात कहने का मतलब किस माध्यम के जरिए अपना संप्रेषण कर रहे हो, उसमें कौन कौन सी बाधाएं होती है। चौथी आपके आती है मनोवैज्ञानिक बाधाएं। कौन सी आती है? मनोवैज्ञानिक बाधाएं। कौन सी आती है? मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं, इसमें क्या होती है कि आपके कुछ क्या होती है, आपके पूर्वाग्रह होते हैं। कुछ क्या होते हैं? पूर्वाग्रह। ठीक है। फिर आपके क्या होता है पूर्वाग्रह के अलावा कि सर हम अंधविश्वास में होता है किसी चीज़ के प्रति। ठीक है, ये आपका अंधविश्वास हो गया। और आप में क्या होता है कि सर हमें अंधविश्वास के अलावा सर हमारे क्या होती है, हम सिर्फ आत्मविश्वास की कमी होती है। क्या होती है? हमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ठीक है, आत्मविश्वास की कमी। ठीक है। और क्या हो सकता है कि सर हमारे अंदर क्या होगा, सर हमें सर किसी अरुचि है, सर हमें क्या है, अरुचि है। या सर हमें नींद आ रही है, हमें क्या है, निंद्रा है। और या फिर समझ तनाव में। इस प्रकार की आपकी कौन सी है? मनोवैज्ञानिक बाधा। देखो पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि मेरे पापा को इंस्टाग्राम चलाना बहुत बुरा लगता है। क्या लगता है। एक बार आप चला रहे थे, पापा ने आप क्या धुलाई कर दी। क्या कर दी? धुलाई कर दी। जैसे ही आपको पापा दिखे, आपको लगता नहीं, आपके पूर्वाग्रह क्या है कि मैंने इंस्टाग्राम चलाई, इधर से इंस्टाग्राम ओपन किया, उधर से थप्पड़ आई। कहना के तात्पर्य आपके अंदर पूर्वाग्रह है कि इंस्टाग्राम चलाऊंगा तो मेरे क्या हो जाएगा, मेरे पापा मारेंगे। तो इस चक्कर में आप इंस्टाग्राम नहीं खोल पाएंगे, और नहीं खोल पाने के कारण आप अपना संप्रेषण नहीं कर पाएंगे किसी व्यक्ति के प्रति। आप उसको मैसेज कैसे भेजेंगे जब आपके पापा आपको इंस्टाग्राम नहीं खोलने दे रहे? तो आपकी बाधा होगी ना संप्रेषण। या आप खोलेंगे तो घर से बाहर जाकर खोलेंगे, किसी दूसरे का फ़ोन लेके खोलेंगे, तब तक क्या पता जिस समय आप मैसेज करें वो अगला ऑनलाइन हो ना हो, या वो करे उस समय आप ऑनलाइन हो ना हो। कहने का मतलब आपके संप्रेषण में क्या पूर्वाग्रह, आपको क्या बाधा है। ठीक है। फिर दूसरा था अंधविश्वास। आप में किसी चीज़ के प्रति अंधविश्वास है, अंधविश्वास कारण आप किसी संप्रेषण नहीं करोगे। या आप आत्मविश्वास की कमी है, जिससे मैंने किसी को बोला खड़ा हो, आगे आके बोल,
अपनी कुछ भी बात सामने बोल, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ गया। आप जैसे आगे होगा, आपके हाथ धुजेंगे, पैर धुजेंगे, मतलब कहने का मतलब आप में क्या आ जाएगी, आप में आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी। फिर आपको नींद आ रही है, आप नींद के कारण जैसे क्या हो रहा है, आप किसी से चैट कर रहे हो, आप एकदम एक्टिव हो, सो के उठो, आप मैसेज कर रहे हो अच्छे से, आपने अपनी नींद खराब की, लेकिन अगला एक मैसेज का रिप्लाई 5 मिनट से करा, क्यों? वो नींद में है। वो नींद होने क्या करना, नींद होने में कारण क्या कर रहा है, वो लेट रिप्लाई कर रहा है। तो आप क्या हो जाओगे, आपको मनोवैज्ञानिक बाधा ही हो जाएगी। आपको अगर क्या ही मतलब यार 10 मिनट में एक रिप्लाई करता है, या पता नहीं किसी और से चैट कर रहा होगा या कर रही होगी, आपको क्या मनोवैज्ञानिक बाधा होती है। अगला आदमी जब नींद में होता है, या फिर आप किसी के पास में बैठे हो, एक सो रहा है, आप बात करें, वो सो तो क्या बोलेगा, आप करो कैसे हो, करे हाँ, फिर उसको नींद आ रही है, आप फिर पूछ, लेकिन वो नींद में अपने सही तरह से आंसर नहीं कर, अर्थात कहने का मतलब है कि वो नींद में होने के कारण आप उसके साथ अपना संप्रेषण या अपनी बात सही ढंग से नहीं कर पाओगे। फिर होती क्या, आप उसमें किसी प्रकार क्या तनाव है, टेंशन है। किसी व्यक्ति ने टेंशन ना, आदमी वो चुपचाप रहता है, एकदम शांतपूर्ण रहता है, मतलब हंसी उसकी उड़ जाती चेहरे से, एकदम वो सही से संप्रेषण नहीं कर पाता, किसी से बात नहीं करता, अकेले रहने की कोशिश करता, ठीक है। और फिर आपकी अरुचि, आपकी चीज़ में अरुचि, आपकी रुचि नहीं है इस बात करने में। जैसे मैंने बोला मेरे से बात करो, आप नहीं सर मैं इंटरेस्ट नहीं है आप में, तो आप में जब इंटरेस्ट नहीं है तो आपकी अरुचि करोगे, तो अरुचि करोगे तो क्या हो जाएगी, मनोवैज्ञानिक बाधा आ जाएगी। और फिर आपका अगला कौन सा आता है, सर हमारा अगला आता है सर पृष्ठभूमि संबंधी। कौन सा आता है कि सर पृष्ठभूमि संबंधी, कौन सा आता है, पृष्ठभूमि संबंधी। और पृष्ठभूमि संबंधी क्या होता है आपका, कि आप किसी से संप्रेषण कर रहे हो, तो आपका पृष्ठभूमि में आपका क्या क्या योगदान है, कि सर एक तो आपका राजनीतिक, कि सर मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी है, या फिर कहूँ सर मेरी सामाजिक भूमि कैसी है, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है, और एक मेरी आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है। इस तरह से जो आपकी पृष्ठभूमि होती है, इस तरह से आपकी क्या होती है, संप्रेषण में बाधा होती है। या फिर सर मेरी धार्मिक कौन सी है, कहने का मतलब आपकी 4 प्रकार की पृष्ठभूमि होती है। कैसे, कि जैसे आपकी राजनीति, आपको लगता है मैं किसी राजनीतिक परिवार से हूँ, तो आप हर किसी से बात थोड़ी करेंगे। आप कोई रोड पे जा रहा, आपको कैसे आप थोड़ी बात करेंगे, नहीं यार मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं राजनेता आदमी, मैं थोड़ी बात करूँगा। फिर आपकी आप सामाजिक, आपको लगता है मेरे समाज का नहीं है तो मैं बात नहीं करूँगा। फिर होती है आर्थिक, आपको लगता है मैं पैसे वाला, ये गरीब आदमी, मैं थोड़ी बात करूँगा, ये रोड पे बैठ रहता है, मैं बात नहीं करूँगा। अतः आप संप्रेषण की क्या बाधा आएगी। फिर धार्मिक, आपको लगता है मैं हिंदू हूँ, मैं किसी और से क्यों बात करूँगी, अगला सोचेगा ये हिंदू है, मैं किसी बात क्यों, जैन सोच रहा है मैं हिंदू से क्या बात करूँगी, इस तरह से। मतलब आपके धार्मिक, आपकी सामाजिक, आपकी आर्थिक, आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण आप किसी से संप्रेषण नहीं कर पाओगे, तो आपके संप्रेषण में क्या आएगी, बाधा आएगी। इस तरह से ये आपके 5 प्रकार की संप्रेषण की बाधा। पहली कौन सी, व्यक्तिगत बाधाएं, वातावरण संबंधी, माध्यम संबंधी, मनोवैज्ञानिक संबंधी और पृष्ठभूमि संबंधी। एक बार इसमें क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से ध्वनि प्रदूषण का होना संप्रेषण की कौन सी बाधा है, तो कौन सी है, वातावरण संबंधी है। इस तरह को अच्छे से रट लेना कि अरुचि किस में आएगी, मनोवैज्ञानिक में आएगी, यंत्र संबंधी किस में आएगी, माध्यम संबंधी, हकलाना किस में आएगा, व्यक्ति का आएगा, वातावरण ठीक का नहीं होना, ऊंचाई ज़्यादा होना, दूरी होना किस में आएगा, वातावरण संबंधी। अर्थात इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है कि आपको इसके अंदर अच्छे से करना है कि किस तरह से इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना, इसको याद कर लेना। क्वेश्चन फिक्स आएगा कि निम्नलिखित में से पूर्वाग्रह संप्रेषण की कौन सी बाधा है, तो कौन सी ये मनोवैज्ञानिक बाधा है। इस तरह पूरे निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं, 3 दे देगा, 1 नहीं देगा, या 1 देगा 3 नहीं देगा। इस तरह से आपको कर लेना, ठीक है, अच्छे से रट लेना। अगला आपका आता है सर संप्रेषण हम किस किस प्रक्रिया से करते हैं। सर हम संप्रेषण हमारा सर भेजने का क्या क्या प्रोसेस होता है। अगला आपका टॉपिक है कि संप्रेषण की प्रक्रिया कैसे होती है। क्या है कि संप्रेषण की प्रक्रिया कैसे होती है, संप्रेषण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो अच्छे से समझना इसको, देखो संप्रेषण को चलिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है ना, और पूछ भी सकता है, अपने क्या है याद करने में क्या दिक्कत। देखो संप्रेषण की प्रक्रिया, देखो संप्रेषण करोगे आप किसी साथ, तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, या मैंने शुरू किया कि मेरे को किसी को मैसेज भेजना, तो मैं सबसे पहले कौन होऊंगा, मैं होऊंगा आपका प्रेषक। क्या होऊंगा, प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है सूचना आप भेजने वाला। भाई संप्रेषण कैसे होगा, कोई तो बात शुरू करेगा, नहीं आप करोगे या मैं करूँगा, तो सबसे पहले जो बात शुरू करो उसे वो प्रेषक। वो प्रेषक क्या भेजेगा, कोई ना कोई सूचना भेजेगा। क्या भेजेगा, कोई ना कोई सूचना भेजेगा। भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ मेरी बात भेजूंगा ना, कुछ ना कुछ भेजूंगा ना। और मैं बात क्या भेजूंगा, बात मैं किसी न किसी माध्यम के साथ भेजूंगा, और माध्यम से सीधी बात किसके पास चलाई जाएगी, जो प्रेषित है, अर्थात जो सूचना को ग्रहण कर रहा है, अर्थात कौन सा, अर्थात जो सूचना का ग्राही है। क्या है, ग्राही है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं किसी को सूचना भेज रहा हूँ, मैं भेजने वाला क्या भेजी मैंने सूचना, किसके माध्यम से भेजी कि सर मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी, मैंने इंस्टाग्राम के साथ, मैंने किसी पत्र के माध्यम से भेजी। और जिसने ग्रहण किया, जिसने वो पत्र पढ़ा है, जिसने मैसेज पढ़ा, वो क्या, वो प्रेषित या फिर ग्राही। जैसे ही इसने पढ़ा, उसने सर मुझे क्या किया, उसने सर मुझे प्रतिपुष्टि या फिर उसने सर मुझे रिप्लाई किया। क्या क्या, रिप्लाई किया। ये आपका क्या है, संप्रेषण का प्रोसेस है।
ये आपका क्या संप्रेषण का प्रोसेस है। इसमें से क्वेश्चन आता है ना, इसमें सीधा पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन या निम्नलिखित में से कौन सा आपका ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें 4 देगा, क्या कर लेगा, प्रेषक है, माध्यम पहले दे देगा, सूचना बाद में कर लेगा, या पूछ लेगा प्रेषक है, प्रेषिति, माध्यम, प्रतिपुष्टि बाद में कर, इस तरह से आपका कर लेगा। ये आपको माध्यम याद रखना कि सबसे पहले क्या होगा कि सूचना भेजने वाला कौन होगा, प्रेषर, कौन होगा, प्रेषक। प्रेषक कौन होगा, जैसे मैं किसी को सूचना भेज रहा हूँ, क्या भेज रहा हूँ मैं, सूचना, और किसके माध्यम से भेज रहा हूँ, क्या मैं फोन के माध्यम से भेज रहा हूँ, किसी तार के माध्यम से भेज रहा हूँ, किसी को कंप्यूटर के माध्यम से भेज रहा हूँ, आपका माध्यम, और मेरी सूचना कौन ग्रहण कर रहा है, प्रेषिति कौन है, ग्रहण करने वाला प्रेषिति, और फिर मुझे क्या देगा, प्रतिपुष्टि, और प्रतिपुष्टि किसको देगा, प्रतिपुष्टि देगा प्रेषक को। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संप्रेषण की प्रक्रिया के अंदर, संप्रेषण की प्रक्रिया के अंदर प्रतिपुष्टि किसको मिलती है, तो प्रतिपुष्टि मिलती है प्रेषक को। वो प्रेषक को क्या बोलते हैं, भेजने वाला, क्या बोलता है, भेजने वाला। एक बार क्वेश्चन आया यहां से क्या कि संप्रेषण की प्रक्रिया के अंदर प्रतिपुष्टि किसको मिलती है, तो मिलती है प्रेषक को, और कौन देता है, और प्रतिपुष्टि देने वाला कौन है, वो आपका ग्राही है, या फिर मैं कहूं प्रेषिति है। कौन है, प्रेषिति है। प्रतिपुष्टि देने वाला प्रेषिति, और किसको देता है, वो है प्रेषक। बात समझ में आई। प्रेषक क्या भेजेगा, सूचना, किसके माध्यम से भेजेगा, सूचना कौन ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करने के बाद मुझे वापस क्या रिप्लाई कर रहा है, और रिप्लाई किसको करेगा, प्रेषक कर रहा है। जैसे मैंने किसी मैसेज भेजा हाय, या मैंने भेजा गुड मॉर्निंग, मैंने क्या भेजा, मैं भेजने वाला क्या भेजा, गुड मॉर्निंग, किसमें भेजा, व्हाट्सएप के माध्यम से, किसने ग्रहण किया, अगले वाले ने, अगले वाले ने क्या बोला, वेरी गुड मॉर्निंग, किसको भेजा, मेरे को भेजा। और भेजने वाला कौन है, भेजने वाला आपका कौन है, प्रेषित है, या फिर इस तरह से। बात समझ में आई। ये आपकी संप्रेषण की प्रक्रिया है। एक बार क्वेश्चन पूछा है कि संप्रेषण की प्रक्रिया के अंदर प्रतिपुष्टि किसको मिलती है, तो प्रतिपुष्टि किसको मिलती है, प्रेषक को। वो प्रतिपुष्टि कौन देता है, वो आपको देता है ग्राही या फिर प्रेषित। ठीक है। इसके अंदर सबसे एंडिंग आपका टॉपिक आता है कि संप्रेषण के कौन कौन से सिद्धांत है। क्या है अगला टॉपिक, अगला आपका टॉपिक है संप्रेषण के सिद्धांत। संप्रेषण के सिद्धांत, इसको अच्छे से याद कर लेना। यहाँ से 100% आपका क्वेश्चन आएगा। किसको, इसको, संप्रेषण की क्या प्रक्रिया, प्रोसेस क्या क्या होता है, प्रेषक कौन है, सूचना क्या है, माध्यम क्या है, प्रेषित। वापस देख लो इसको, वापस मैं आपको याद करवा रहा हूँ, याद कर लो अच्छे से। देखो क्या है कि मैंने किसी को सूचना भेजी, मैं सूचना भेजने वाला, प्रेषक क्या भेजी, मैंने सूचना। सूचना जैसे मैंने क्या बोली, मैंने बोला, जैसे मैं भेजने वाला, मैंने किसी को भेजा हाय कैसे हो, किसके माध्यम से भेजा, मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा। जिसको भेजा उसने मुझे वापस क्या रिप्लाई किया, प्रतिपुष्टि में, हाय मैं भी ठीक हूँ, आप कैसे हो। ये मुझे वापस क्या मिली, मुझे वापस प्रतिपुष्टि मिली, अर्थात मुझे क्या मिला, रिप्लाई मिला, मुझे फीडबैक मिला। या मैं बोलूँगा हाय, मैं बोलने वाला हाय, सूचना क्या, क्या कर रहे हो, माध्यम व्हाट्सएप के माध्यम से, उसने बोला किसको प्राप्त हुआ, अगले को, अगले ने क्या बोला, कुछ नहीं, या कुछ नहीं, बैठा हूँ या फिर बैठी हूँ। इस तरह का आपको रिप्लाई मिलना, वो आपको क्या है, प्रतिपुष्टि। और प्रतिपुष्टि किसको मिली, प्रेषक को, और कौन देता है, प्रेषिति। इस चीज को याद करना, प्रतिपुष्टि किसको मिलेगी, प्रेषक को, कौन देगा, प्रेषिति। ठीक है, ये प्रोसेस याद कर लेना, प्रेषक, सूचना, माध्यम, प्रेषिति या ग्राही, फिर प्रतिपुष्टि। बात समझ में आएगी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि संप्रेषण की प्रक्रिया के अंदर सबसे अंतिम अवस्था कौन सी है, तो सबसे अंतिम अवस्था क्या है, प्रतिपुष्टि। और प्रतिपुष्टि को मैं इंग्लिश में क्या बोलता हूँ, फीडबैक। क्या बोलता हूँ, फीडबैक। इसको याद कर लेना ना। और फिर आपका अंतिम टॉपिक आता है कि संप्रेषण की कौन कौन सी हेडिंग है, क्या, संप्रेषण के सिद्धांत। क्या है, संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण के सिद्धांत, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। देखो संप्रेषण के सिद्धांत कौन सा, देखो पहला आपका सिद्धांत जिसे बोलते हैं क्या, स्पष्टता का सिद्धांत। क्या होता है, स्पष्टता का सिद्धांत। आप इस तरह से किसी के साथ संप्रेषण करो कि आपका बोलने का तरीका एकदम क्या हो, स्पष्ट हो। दूसरा आपका आता है समन्वय का सिद्धांत। क्या आता है, समन्वय का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत। आप इस तरह से अपना संप्रेषण करो, अगले के साथ आप क्या कर सको, समन्वय कर सको। जैसे मैंने किसी से आधे घंटे चैट किया, अगले को ऐसा नहीं लगे कि मेरे को बोर कर रहा है या फिर बोर कर रही है, या गुरुजी बच्चे को ऐसा फील नहीं, सर जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं, बच्चा क्लास में नींद नहीं ले। इस तरह से बच्चे के बीच में क्या, समन्वय करने वाला हो। और आप इस तरह से किसी के साथ संप्रेषण करो कि अगले को क्या लगे, अगले को विश्वास हो आपके ऊपर कि बच्चा सही बोल रहा है, या अपने गुरुजी सही बोल रहे हैं, गुरुजी गलत नहीं बोल रहे हैं। इसे बोलते हैं विश्वास का सिद्धांत है। अपन कई बार क्या अपन झूठ बोल देते हैं ना, नहीं नहीं मैंने ऐसे किया, वैसे कर दूंगा, मैं ऐसे करता रहता हूँ, ऐसे करता हूँ। और चौथा आपका आता है अवधान का सिद्धांत। क्या आता है, अवधान का सिद्धांत, अवधान का सिद्धांत है।
जब आप संप्रेषण करोगे आपके विभिन्न प्रकार की अवधान आएगी, बाधाएं आएगी, उन बाधाओं को कैसे करना निराकरण, वो आपका होता है अवधान का सिद्धांत। और 5 आपका होता है बोधगम्य का सिद्धांत। क्या होता है? बोधगम्य का सिद्धांत। बोधगम्य का सिद्धांत। इस तरह से यह आपके संप्रेषण के 5 सिद्धांत कौन से? स्पष्टता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, विश्वास का सिद्धांत, अवधान का सिद्धांत और बोधगम्य का सिद्धांत। और सर्वाधिक अच्छा कौन सा है? कई बार क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन है? सर्वाधिक आपका महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्पष्टता का सिद्धांत। जब तक आप किसी से स्पष्ट रूप से बात नहीं करोगे तब तक आपका संप्रेषण क्या होगा? ठीक नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन सा? स्पष्टता। जब तक आप किसी से स्पष्ट रूप से सही रूप से उच्चारण करके बात नहीं करोगे तब तक आपका संप्रेषण क्या है? व्यर्थ है। इस तरह से ये आपका टॉपिक नंबर 5 पूरा होता है, जिसका नाम है संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, इसके अंदर अपने क्या क्या बातें की थी फटाफट एक बार देख लो। सबसे पहले अपने बात की थी कि संप्रेषण कौशल किसे कहते हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करने के परिणाम स्वरूप अगले उस बात को अच्छे से समझ सके और सामान्यकरण कर सके। फिर आता सर संप्रेषण का क्या क्या उद्देश्य है, फिर सर संप्रेषण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, फिर बात आती है कि संप्रेषण के सर कौन कौन से पक्ष, तो हमारे गुरुजी है, एक छात्र है, गुरुजी संदेश भेजने वाले, छात्र संदेश को ग्रहण करने वाले। फिर बात आती है कि सर संप्रेषण की 3 अवस्थाएं। एक बार क्वेश्चन आया था कि संप्रेषण की किस अवस्था में छात्र और शिक्षक क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। इसको स्टार कर लेना, इसको स्टार कर लेना, इसको स्टार कर लेना। 3 अवस्थाएं कौन सी? संप्रेषण पूर्व, संप्रेषण के बीच में और संप्रेषण के बाद में। फिर आता है सर संप्रेषण के प्रकार 2, प्रवाह के आधार पर, माध्यम के आधार पर। प्रवाह कौन सा? अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और समस्तरीय। और इसके अंदर माध्यम कौन से? 2, शाब्दिक और अशाब्दिक। सबसे कठिन अशाब्दिक, सबसे कठिन अशाब्दिक, सबसे सरल मौखिक किसका? शाब्दिक का। फिर आती है कि संप्रेषण की कौन कौन सी बाधाएं है सर? व्यक्तिगत बाधाएं, वातावरण संबंधी बाधाएं, माध्यम संबंधी बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं और पृष्ठभूमि संबंधी। फिर आती है सर हमारे संप्रेषण की कैसी कैसी प्रक्रिया है सर? सूचना भेजने वाला क्या सूचना भेजेगा, किसके माध्यम से भेजेगा, सूचना कौन ग्रहण करेगा, ग्रहण करने के बाद हमें क्या प्रतिपुष्टि, हमें क्या रिप्लाई मिल रहा है उसे कहते हैं। फिर सर हमारा टॉपिक आता है सर संप्रेषण के कौन कौन से सिद्धांत है? तो स्पष्टता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, विश्वास का सिद्धांत, अवधान और बोधगम्य का सिद्धांत। इस तरह से ये आपका चैप्टर पूरा था, इसका नाम है संप्रेषण कौशल। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छी तरह से इसको पढ़ना, अच्छी तरह से याद करना और नोट्स बनाना। और एक बात बता देता हूँ, यदि आपको मेरे से पर्सनल टॉकिंग करनी है तो मेरा एक टेलीग्राम नेम है, इसका नाम है हरीश जानी सर। इस आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसके अंदर आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे कि अपने BST शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे या रीट में कैसे क्वेश्चन आए। मेरा खुद का टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है हरीश जानी सर। इसको सर्च करना और आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करना। उसमें आपको सारे क्वेश्चन करेंगे, अपन सारे डिस्कस करेंगे। आपको शाम को एक चैप्टर के बाद सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको क्वेश्चन हल करने को मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छे से चैप्टर को तैयार करो, फिर अपन शाम को डेली अपना टेलीग्राम में कर लेंगे। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना जिसका नाम क्या है? हरीश जानी सर। ठीक है, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसको अच्छे से ज्वाइन कर लेना। तब तक अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बात करते हैं अपने अगले चैप्टर के अंदर। ठीक है, तब तक मैं आपसे चाहूँगा विदा, मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के अंदर। धन्यवाद आप सबका।